हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में कांग इन वुक इसे कहता है कि तुम मेरी हो एंड यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तो मैं तुम्हारे लिए ये तोहफा तो लेके आया ही हूँ। मारी आज फिर से अपनी मॉम के सैनिटोरियम में उनसे मिलने के लिए आई थी, जहाँ पे इसके साथ अब की बार कांग इन वुक इन लेडी को भी भेजता है, जो कि शायद कांग इन वुक की सौतेली मॉम है, जो इसे कहती है कि इस घर को वारिस देना तो तुम्हारी ड्यूटी है एंड तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। देखो, अगर तुम्हें कांग इन वुक ना मिला होता तो तुम्हारी मॉम की देखभाल कौन करवाता, उन्हें इतने अच्छे सैनिटोरियम में कौन भिजवाता। लेकिन ये इसे सैनिटोरियम के बाहर ही छोड़ के चली जाती हैं, जिसके जाने के बाद सबसे पहले मारी सू जियोन को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो तो आउट ऑफ टाउन था। फ़ोन उठाती है उसकी फ्रेंड, जो इसे बताती है कि वो तो यहाँ पे नहीं है एंड ये समझ जाती है कि शायद ये वही पेशेंट है जिसके बारे में सू जियोन ने इसे बताया था। जो इसे कहती है कि वो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम समझ रही हो ना। तुम भी ये नहीं चाहती होगी कि तुम्हारी वजह से वो फंस जाए ऐसी सर्जरी करने के चक्कर में। यानी कि ये मारी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। ना इसने अपनी भागने की तैयारी फिर से शुरू कर दी थी, जो कि अब की बार सबसे पहले अपनी मॉम को इस सैनिटोरियम से चुपके से बाहर निकालती हैं, जिनकी मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो ऐसे कहती हैं कि हम ना एक नई जगह पे जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। एंड ये अपनी मॉम को शायद से किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। इन सारी जगह पे वैसे कैमरास भी लगे हुए थे। कांग इन वुक, जो कि अपने पापा के साथ बिजनेस की कुछ बातें कर रहा था, इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ फिर से भाग गई, लेकिन ये अपने पापा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगने देता। मैरी अपनी मॉम को एक अलग सेफ जगह पे अब छोड़ के आ चुकी थी, जिसने वहाँ के ओनर को भी कहा था कि उनके बारे में किसी बाहर वाले को पता नहीं लगना चाहिए। कांग इन वुक के आदमियों को ये पता चल चुका था कि वो अपनी कार को भी यहीं छोड़ के गई है, अपनी मॉम को भी अपने साथ लेके गई है एंड साथ में कांग इन वुक की ये मैरिज रिंग भी यहीं पर ही छोड़ दी थी। एंड जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो दूसरी तरफ सू जियोन की वाइफ, जो कि कोमा में थी, इसकी डेथ हो जाती है। ये जो कि अब्रॉड से आया ही था, इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ की डेथ हो गई। मैरी ने अब तक अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, तो ये इसे ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये अपने फ़ोन का स्विच ऑन कर देती है, जिसके बारे में कांग इन वुक को पता चल जाता है। एंड ये फिर से मैरी को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अपने सारे पैसे, आईडी कार्ड वगैरह एक बैग में रखती है एंड दूसरे बैग को यहाँ पर लेकर आती है। यहाँ पर बैग रखती है, साथ में अपने सैंडल्स रखती है एंड कहती है कि बाय मैरी। जहाँ एक तरफ ये अपनी वाइफ के जाने की गम में बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, तो दूसरी ओर कांग इन वुक का भी यही हाल था, जिसे यहाँ पे आके पता चलता है कि मैरी इससे इतनी दुखी हो गई कि उसने सुसाइड कर ली, वो इसी पानी में कूद गई बिकॉज उसका बैग एंड सैंडल्स जो यहाँ पे रखे हुए थे। सो जियोन को इस बात का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था कि इसने अपनी वाइफ की सर्जरी वगैरह की होती, उसे ठीक किया होता तो शायद वो बच जाती। ये इन सारे बात का ब्लेम अपने ऊपर ही ले रहा था एंड सोच रहा था कि इसे तो अपनी वाइफ को गुड बाय बोलने का भी मौका नहीं मिला। एंड दूसरी तरफ कांग इन वुक को उम्मीद थी कि नहीं, इसकी वाइफ मरी नहीं होगी। ये इसे इन जंगलों में ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे मैरी सचमुच में ही थी, उस बैग को लेकर जिसमें इसने पैसे और अपने आईडी वगैरह रखी हुई थी, लेकिन ये यहीं पर ही छूट जाता है। जब मैरी इसे लेने की कोशिश करती है तो यहाँ पे इसका हस्बैंड पहुँच जाता है, जो कि इसे चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहा था। इसीलिए मैरी अपना बैग लिए बिना ही यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर आकर रोड पे कार को रोकने की कोशिश करती है एंड जब कोई कार नहीं रुकती तो ये अपने आप ही किसी कार के सामने आ जाती है एंड इत्तेफाक से ये कार सू जियोन की ही होती है, जो कि अपनी वाइफ के फ्यूनरल में से अभी आया था। मैरी का हस्बैंड भी इसे ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुँचता है, लेकिन अब तक कार जा चुकी थी। सू जियोन इसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, वो यहाँ पे इतने टाइम पे क्या कर रही थी, तो ये बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को चकमा दिया कि मेरी डेथ हो चुकी है, सिर्फ यही एक तरीका है उसे रोकने का, वरना वो हमेशा मुझे ढूंढता रहता। सू जियोन अपनी वाइफ के गम में पहले से ही परेशान था, जो कि इसे बोल देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एंड ये डिसाइड करता है कि ये अपनी वाइफ को ढूंढ कर ही रहेगा, बिकॉज इसे इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसकी वाइफ की डेथ हो गई है। मैरी इससे पूछती है कि इसने अचानक इसकी हेल्प करने का फैसला क्यों लिया, तो इसे बताता है क्योंकि मैं अपने सामने अब किसी और की मौत होने नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सुसाइड वगैरह करने की कोशिश ना करो, तुम जियो, जिससे कि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ किया नहीं था।
सर्जरी से पहले मैरी से बताती है कि मेरा नाम तो पूछ लो, मेरा नाम मैरी है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी सर्जरी करो जबकि तुम्हें मेरा नाम तक ना पता हो। यानी कि सुजॉन इस हद तक काइंड हार्टेड था। ये मैरी की सर्जरी कर रहा है, इस बात का किसी को भी पता नहीं लगने देना था, इसलिए अपने सारे स्टाफ को यहाँ से हटा देता है कि एक वीवीआईपी पेशेंट है जो नहीं चाहता कि किसी को पता चले उसने सर्जरी की। एंड देन इससे पूछता है कि अच्छा है किसी ऐसे पर्सन का बताओ जिसके जैसा फेस तुम्हें चाहिए हो। ये कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, बस तुम मेरा फेस चेंज कर दो, बाकी चॉइस तुम्हारी। सर्जरी करते हुए भी ये बस अपनी वाइफ के बारे में ही सोच रहा था, जो कि इससे कहती है कि रोज़मेरी का मीनिंग क्या होता है। ये इसे बताता है कि रोज़मेरी का मतलब है मुझे हमेशा अपनी यादों में याद रखो। एंड इसकी वाइफ कहती है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है किसी की यादों में हमेशा रहना। कांगिन वो किसकी पेंटिंग वाली जगह पे आता है, इसकी पेंटिंग्स को ही देखे जा रहा था एंड ये सच में बिल्कुल पागल ही हुए जा रहा था अपनी वाइफ के बिना, बिकॉज जब वो इसके पास थी जब तो इसे वो संभाली नहीं गई। एंड दूसरी तरफ मैरी की सर्जरी हो जाती है, लेकिन जब ये इसका फेस देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। मैरी को लगता है कि शायद सर्जरी अच्छी नहीं गई, बट फिर भी ये कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं अब बुरी भी दिखूं, बस मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरा फेस बस चेंज हो गया होगा। लेकिन ये इसे बिना कुछ कही यहाँ से चला जाता है एंड इसे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा सदमा लगा था। इसका हस्बैंड बोल रहा होता है कि मैरी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, एंड दूसरी तरफ ये अपना फेस देखती है जो कि बिल्कुल ही चेंज हो गया था एंड इसे अब उम्मीद होती है कि बस अब इसका फेस चेंज हो गया, इसका हस्बैंड इसे नहीं ढूंढ सकता एंड ये फ्री हो चुकी है। लेकिन इसके हस्बैंड को पता चलता है कि इसके आदमियों को मैरी का वो बैग मिल गया है जिसमें पैसे एंड उसकी आईडी कार्ड थी। इसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि इसने अपनी वाइफ का फेस ही उसे दे दिया है एंड ये अपनी वाइफ से सॉरी बोलता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब ये उसके बारे में ही सोच रहा था तो फिर उसी जैसा ही फेस बन गया। इसमें आईडी वगैरह थी तो इसे पता चल गया था कि ये मैरी का ही है एंड जब ये इसमें पैसे देखता है तो इसे ये भी समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे मरने के इरादे से तो नहीं आई थी, यानी कि वो भाग गई है। लेकिन इसे इस बात की खुशी थी कि खैर वो जिंदा है, जिसे कि ढूंढ तो ये लेगा ही। मैरी इससे कहती है कि आपको मेरा फेस अच्छा नहीं लगा क्या, तो डॉक्टर इससे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा लगा एंड अब तुम हमेशा स्माइल करती रहना, इस फेस को कभी भी सैड मत होने देना। अब इसके पास मैरी की मॉम भी नहीं थी जिसके वजह से ये मैरी को बुला पाता। तभी इसे याद आता है कि जब मैरी इसके पास आई थी लास्ट टाइम तो उसने एक अलग ही ड्रेस पहन रखी थी जो कि इसने तो उसके लिए खरीद के नहीं दी थी। इसीलिए ये एक डिटेक्टिव को हायर करता है। इसे कहता है कि ये ड्रेस जिसकी भी हो उसे ढूंढो, इस ड्रेस बनाने वाले से पता करो कि कितने बंदों ने ऐसी ड्रेस खरीदी है, देन उन बंदे को चेक करना एंड जिसके पास भी वो ड्रेस नहीं मिली इसका मतलब वो मेरी वाइफ से रिलेटेड है, उसने कभी मेरी वाइफ की हेल्प वगैरह की होगी। एंड ये अपने सारे चमचों से भी कहता है कि इस बात का मेरे डैड को पता बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए वरना तुम तो गए काम से। मैरी अब अपने नए फेस के साथ इस जगह से निकल लेती है एंड इसके पास लेटर लिख के जाती है कि जैसे कि तुमने कहा था तो मैं इस फेस को हमेशा स्माइल में ही रखूँगी। इसकी फ्रेंड इससे आके पूछती है कि सारे नर्स वगैरह खुसर पुसर कर रहे हैं कि तुमने किसी वीवीआईपी का प्लास्टिक सर्जरी की, कम से कम तो मुझे तो बता ही सकते हो। लेकिन ये तो इसे भी नहीं बताता एंड इससे पूछता है कि वो पेंटिंग उसकी ऑनर तुम्हें मिली क्या, तो इसे बताती है कि नहीं, पता करने पर मुझे पता चला कि उस पेंटर ने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ के वजह से। इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि वो तो मैरी ही है जिसकी वो पेंटिंग है। मैरी यहाँ से निकल तो ली थी लेकिन इसे याद आता है कि इसने अपने आईडी कार्ड वगैरह एंड सारे के सारे पैसे तो वहीं पर ही छोड़ दिए थे जो कि अब इसे लेने जाना था, बिकॉज उनके बिना इसका काम नहीं चलने वाला था। यहाँ पे इन्हें लेने जाती है तो इसके हस्बैंड के सारे आदमी इसी को यहीं पर ही ढूंढ रहे थे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।